तो प्यारे बच्चों दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम जैसे जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएसएल सीपीयू एमटीएस की तैयारी करें या अदर और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जाइएगा वहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ देखने को मिलेंगे, जाकर के वाच कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। कर उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कह रहा है कि विषाणु का संबंध जैसे रोग से है, व्यायाम का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए जिसका आंसर आता रहेगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि मुझको पता चले कि आपको किस लेवल तक की वीडियो की जरूरत है। अब यह विषाणु रोग से क्या संबंध है। आप जानते हैं कि विषाणु जो होता है रोग का कारण बनता है, यानी विषाणु की वजह से क्या होता है, रोग होता है। ऐसे ही अगर आप व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, साइकिलिंग, टहलना, स्वस्थ, जॉगिंग। तो ये साइकिलिंग, टहलना, जॉगिंग तो खुद एक व्यायाम का हिस्सा है। स्वस्थ होंगे, व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ होंगे। जैसे विषाणु रोग का कारण है वैसे ही व्यायाम क्या है, स्वस्थ का कारक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समांतर तर्क का पालन करता है। कहने का मतलब जैसे YRF दिया हुआ है ना पहली लाइन में, YRF का संबंध कर रहा है जैसे UNB से है, और साथ साथ एक और दिया हुआ GLS का संबंध जैसे CHO से है, किससे, CHO से है, वैसा ही संबंध हमें ऑप्शन में से चूज करना है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा इसमें किस तरीके का संबंध है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। जैसे Y 25 पे होता है, R 18 पे होता है, F 6 पे होता है, U आपका दोस्तों किस पे होता है, आप कहेंगे कि 21 पे होता है, N आपका किस पे होता है, 14 पे होता है, B आपका 2 पे होता है। अब पहला देखेंगे, जैसे 25 से 21 बन रहा है, आप कहेंगे कि -4 हो रहा है। 18 से 14 बन रहा है, यहाँ पर भी -4 हो रहा है। क्या हो रहा है, -4। 6 से 2 बन रहा है, -4। इसमें -4 वाली ट्रिक है। सेम काम यहाँ पर भी वही करेंगे। जैसे G 7 पे होता है, L 12 पे होता है, S 19 पे होता है, और C आपका 3 पे होता है, C 3 पे होता है, H 8 पे होता है और 15 पे। देखिए नंबरिंग तो आपको याद होनी, सीधे क्रम उल्टे क्रम दोनों आपको याद होना चाहिए। हालांकि हर वीडियो में ये रिकमेंड करता था, और प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगी, रटिएगा मत। रटेंगे एग्जाम में भूल जाएंगे, प्रैक्टिस रहेगी कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि G जैसे C बना हुआ है, यहाँ पर देखिए 7 से 3 -4 यहाँ पर भी हो रहा है। L से H बन रहा हुआ, 12 से 8 बन रहा है, यहाँ पर भी -4 है। S 19 O 15 यहाँ पर भी -4 वाली ट्रिक है। अब हमें ये देख लेना है -4 वाली ट्रिक किस में काम करे। जैसे पहले को चूज कीजिए। जैसे ऑप्शन ए, M आपका होता है 13 पे, I आपका है 9 पे, तो 13 9 -4 हुआ। चलिए ठीक है। P 16 पे, L 12 पे -4, L 12 पे, H 8 पे, तो यहाँ पर -4। मुझको तो ऑप्शन ए ही परफेक्ट लग रहा है, इसके अलावा तो मुझको कोई नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं आगे। वैसे एग्जाम में मत चेक कीजिएगा, एग्जाम में है जो आपका सही मिल गया उस पर टिक लगाइएगा, आगे बढ़ जाएगा। जैसे R 18 पे है, T आपका कितने पे होता है, आप कहेंगे 20 पे, यहाँ पे तो +2 हो गया, गलत हो गया। T आपका 20 पे, G 7 पे, यहाँ पे बहुत फर्क है। O 15 पे, L 12 पे, यहाँ पे 3 का फर्क है, गलत। तो ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तरीके से पहले का संबंध दूसरे से तीसरे का संबंध, चौथे से वैसे पांचवे का संबंध छठे से कैसे हुआ। जैसे नंबर एनोलॉजी के क्वेश्चन में जो 4 पार्ट वाला होता है, 4 संख्याओं वाला होता है, उसी तरीके से ये 6 वाला दिया हुआ है। एकदम सेम लॉजिक लगेगी, ऐसा नहीं कि कोई अलग लगेगी। ये दिमाग से हटा दीजिएगा, ये 6 दे दिया तो कैसे काम करेंगे, नहीं, इसमें भी सेम काम वही करना है। आपको बनाना है 12 का संबंध, जैसे 145 से, तो हम 12 से 145 कैसे बना सकते हैं, अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए। 12 से 145, देखिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जब संख्याएं थोड़ा सा फर्क हो तो वहाँ पे प्लस माइनस के बारे में सोचेंगे, ज़्यादा फर्क हो तो गुणा स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचेंगे। तो उस हिसाब से आपको सोचना है। जैसे 12 145 बहुत ज़्यादा का फर्क है, तो वहाँ पे स्क्वायर के रूप में या गुणे के रूप में सोचिए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर वाला ही बेस्ट है, क्योंकि 12 का अगर जिसको स्क्वायर याद है वो तुरंत स्क्वायर वाली ही ट्रिक लगाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 होता है, एक कम अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा काम कर दीजिए, 145 बन जाएगा। क्या ये लॉजिक सही है, तो उसके लिए हम दूसरे को उठा करके चेक कर लेंगे। जैसे 9 से 82 बना हुआ है, मुझको तो ठीक ही लग रही है, क्योंकि 9 9 81 मुझको पहले ही देख गया। 9 9 81 हो गया, +1 कर दीजिए, 82 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर करके आप लोगों को इसका आंसर कमेंट कर देना है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, सारी चीज़ें पता चल ही चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध। एकदम अभी पीछे दूसरा जो क्वेश्चन किए थे उसमें अक्षर से रिलेटेड दिया हुआ था, यहाँ पे सिर्फ जो समुच्चय दिया हुआ वो संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। तो उसी तरीके से इसमें भी सोचना है। नोट दिया हुआ है, नोट आपको हर वीडियो में बताता है, तो इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, ऊपर
एग्जाम में मत पढ़िएगा, टाइम बर्बाद होगी। इसके कहने का मतलब जैसे 13 दिया हुआ है, कह रहा है कि 13 से अगर आपको 4 बनाना है तो आप 1+3 करके 4 नहीं बना सकते। अगर ऐसे बनाएंगे तो आपका आंसर गलत होगा। अगर ऑप्शन में 4 दिया हुआ अगर मिल भी गया तब भी आपका आंसर गलत होगा, वो 4 नहीं होगा। इसीलिए एग्जामिनर पहले ही आपको सचेत कर दे रहा है कि ऐसी गलती मत कीजिएगा, टाइम बर्बाद होगी, आपका आंसर भी गलत होगा। तो क्या करेंगे हम इसी 13 पे ही, जैसे 13 में से अगर हम 9 घटा करके 4 लाएं तो ये आपका सही होगा। ठीक है, तो पूरे 13 पर कार्य करना है, यानी पूरी संख्या पे काम करना है। उनको अंकों में विभक्त करके, गुणा भाग या स्क्वायर या गुणा करके या भाग दे करके ऐसे नहीं करना है, अंकों में विभक्त करके। तो जब ये नोट जिस क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो उसमें ये वाली ट्रिक नहीं अप्लाई करनी है, अंकों में विभक्त करने वाली। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। जरूर नहीं इसमें नंबर एनालॉजी में भी ये दे सकता है और भी किसी क्वेश्चन में दे सकता है ये नोट वाला। तो जिसमें ये नोट दिया हुआ है तो आपको अंकों में विभक्त करके उस पर ट्रिक नहीं अप्लाई करनी है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वरना आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सारी चीज़ें आते हुए भी आप क्या करेंगे, गलत कर बैठेंगे। तो चलिए इसको कैसे करना है आप देखिए। जैसे एक समुच्चय 85, 198, 52, क्या है 85 है और 198 है और 52 है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या बताता रहता हूँ, मैं यही बताता हूँ कि बड़ी जो संख्या बनी है वो छोटी वाली संख्याओं की हेल्प से बनी है। तो 85 और 52 को अगर हम जोड़ते हैं तो 198 तो होगा नहीं, तो 198 लाना हर हाल में। थोड़ा सा घटा के देखते हैं कोई ट्रिक लग रही है कि नहीं। जैसे 85 में से अगर हम 52 को घटाते हैं तो आप कहेंगे कि ये 3 हो गया, ये 5, 33 आ रहा है। 33 से 198 आप कैसे बना सकते हैं, किसी संख्या का गुणा करके कुछ सोचिए, देखिए बन रहा है, बिल्कुल बन जाएगा। अगर आप 6 का इसमें गुणा करते हैं तो आप कहेंगे 36 के 18, 36 के 18, 19, 198 आ गया। सेम ट्रिक हम अप्लाई करेंगे इस पे, देखेंगे क्या ये काम कर रही है कि नहीं। 77, 270, 32, तो हम क्या करेंगे 77 में से 32 को घटाएंगे। 32 को घटाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4, 45 आएगा। 45 में अगर हम 6 का गुणा करें तो क्या आपका 270 आता है, देख लेते हैं। 56 30, 36 के 18 और दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होगा, देख लीजिए घटा करके। तो यहाँ पे 4, ठीक है। 56 30, 6 चौको 24, 24 3 27, ठीक है, बिल्कुल सही है। 270 ही है, मेरे गुणा करने में मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पर बिल्कुल सही, इसी लॉजिक से हम क्या करेंगे, ऑप्शन में चूज करेंगे कि कौन सा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में देखते हैं 62 47 से अंतर कितना है, 3 10 3 13 2 15 का, 15 का 6 गुना करें, 15 6 90, ये नहीं होगा। यहाँ पर 62 और 45 है, यहाँ पर अगर अंतर देखते हैं तो दोस्तों कितना होगा, 15 2 17 17 5, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। और ये 62 और 47 है, यहाँ पर हो जाएगा। 62 और 47 का अंतर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 का 6 गुना करेंगे तो 15 6 90, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से स्पीडली आपको काम करना है, ये नहीं कि आप उसको अलग करें फिर बारी बारी करें, ये करें स्लोली, तब तो टाइम बर्बाद हो जाएगी। स्पीड देखिए कैसे बढ़ानी है आपको, वो सीखिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग अगर किसी कोड भाषा में मेल्ट को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में टीमिट को क्या लिखा जाएगा। देखिए मेल्ट को लिखा क्या है, 2 4 1 9। अगर आप इनकी नंबरिंग कर देते हैं, जैसे सबसे पहले तो नंबरिंग करके चेक करेंगे। देखिए M13 पे, E5 पे, L12 पे, T20 पे नंबरिंग अगर करते हैं तो उसके नीचे 2 है, इसके नीचे 4, इसके नीचे L है, इसके नीचे L के नीचे 1 है और T के नीचे 9 है, तो कोई बात नहीं बन रही है। अगर उल्टा क्रम सोचते हैं, देखिए सीधे क्रम से ना निकले तो उल्टा क्रम सोचेंगे तो M का उल्टा N होता है जो कि 14वें स्थान पर होता है, तो भी बात नहीं बन रही है। तो फिर कैसे क्या करेंगे, पहले तो आपको हमेशा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में ये 2 ट्रिक अप्लाई करने, सीधे क्रम उल्टे क्रम में नंबरिंग करके चेक कर लेना है कि क्या ऐसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसे काम ना बने तो फिर आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए M 13वें स्थान पर है, मैं अगर इस 13 में से 1 घटाऊँ तो 12 आएगा, 12 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। इसी E जो है 5वें स्थान पर, इसमें से 1 घटाऊँ तो 4 आएगा, E के नीचे 4 आ गया, ये 4 आ गया। यहाँ पर तो बात बनती हुई दिख रही है, लेकिन पहले वाला तो बात नहीं बनी, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 आया, चलिए कोई बात नहीं। L होता है बरहमे पे, उसमें से मैं अगर 1 घटाऊँ तो 11 आएगा। अब यहाँ पर 1 दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। इसी तरीके से 20 में से अगर मैं 1 घटाऊँ 19 हो जाएगा और यहाँ पर 9 दिया हुआ। अब थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा है, क्या देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, क्या किया है कि सिर्फ इकाई के अंक को लिया है और दहाई वाले अंकों को काट दिया है। और यहाँ पर 1 लिया है, यहाँ पर भी दहाई वाले अंकों को काट के इकाई वाला, यहाँ पर 9 लिया है, यहाँ पर भी दहाई वाले अंकों को काट को सिर्फ इकाई वाले अंकों को लिया है। और जो एक ही अंक था, जैसे इस वाले में ई वाले में 5 में से 4 घटा तो उसको तो एक ही अंक था तो 1 अंक ले लिया, लेकिन जिसमें 2 अंक वाला था, जैसे 12 हुआ आपका, 11 हुआ और 19 हुआ, उसमें सिर्फ इकाई अंक लिया है, दहाई वाले को काट दिया। अगर इस ट्रिक से हम देखते हैं तो टीमिट का देखिए तो आ रहा है कि नहीं।
जैसे टी होता है 20वें स्थान पर, एक घटाएंगे तो 19 होगा, उसमें हम सिर्फ 9 लेंगे, एक को छोड़ देंगे। आई होता है 9वें पे, तो इसको हम एक घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ऐसे ही 8 लिख देंगे। एम 13 पे वही काम, फिर इसमें भी 2 ही आएगा। आई फिर वही 8 वाला। डी 4, एक घटा देंगे 3। देखिए तो 98,283 कहीं है क्या? 98,283, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 प्राकृतिक स्रोत सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत का कह रहा है कि चयन कीजिए। देखिए सौर, आप जानते हैं कि प्राकृतिक स्रोत है किसका? ऊर्जा का। कोयला भी ऊर्जा का है, वायु भी ऊर्जा की है, जल भी, चारों तो ऊर्जा के स्रोत हैं। तो फिर इसमें भिन्न कैसे करेंगे? अब देखिए सौर क्या होता है? परंपरागत होता है। वायु परंपरागत, जल ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन कोयला क्या होता है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या? इस सीरीज का क्वेश्चन जब भी रहे, बार बार मैं कहता रहता हूँ, जब भी सीरीज का क्वेश्चन है तो हमें इसके पैटर्नों को समझना है बस, और कुछ कार्य इसमें नहीं करना है। क्या देखना है कि ये किस क्रम में बढ़ रही है। और मैं इसमें भी वही चीज़ मैं बताता रहता हूँ कि तेज़ी से बढ़े स्क्वायर क्यूब और गुणे के बारे में सोचिए, धीरे बढ़े तो प्लस माइनस के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर मुझको बहुत स्लोली बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 1.1 से 1.2 हो गया तो प्लस 0.1 हो गया। ऐसे 1.2 से 1.4 हुआ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 0.2 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 0.4 प्लस हुआ है, देखिए 4 से 8 हो गया। इसी तरीके से यानी कि 1 2 4, यहाँ पर देखिए 4 ही है ना, ठीक है 8 है, और उसके बाद 2.5 है। यहाँ पर देखते हैं 8 का मतलब यहाँ पर अप्रॉक्स मुझको 7 लग रहा है, 7। देखिए 8 7 15, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ है? 0.7 प्लस हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो कोई लॉजिक नहीं मिल रही। जैसे 1 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, 7। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 इस तरीके से बनता तो सीरियल क्रम वाला सिस्टम बन जाता। तो फिर क्या करेंगे हम इसके नीचे? फिर अब देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 1.1 0.2 में कितने का अंतर है? आप कहेंगे कि 0.1 का। फिर 0.2 0.4 में कितने का आंसर है? आप कहेंगे 0.2 का। उसके बाद 0.4 और 0.7 में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 0.3 का। यानी कि ये क्रम बन जाए। अब देखिए प्लस में, फिर प्लस किस क्रम में हो रहा है? हमें 2 क्रम में ही इसको ढूंढना पड़ा। एक सीरीज से काम नहीं चली, एक यहाँ पर स्टेप चले, फिर दूसरे स्टेप से हमारा क्रम यहाँ पर जो है प्रोसेस पता चल रहा है कि किस प्रोसेस में ही आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 0.3 से यानी कि 1 2 3 इस क्रम में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 0.4 होगा। यानी कि 7 में 0.4 करेंगे तो आप कहेंगे 1.1 प्लस करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समझने में कोई परेशानी? चलिए इसमें हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का मतलब 3.6। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जबरदस्त है, ये भी शानदार है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। कह रहे उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पे भिन्न को ले रहा है, लेकिन ये भिन्न किस टाइप का बना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। k/11 15, यानी कि एक अक्षर लिया है, एक संख्या लिया है, लेकिन एक आसानी ये कर दिया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे k/11 है, k/11 तो k का नंबर होता है, जो नंबर पोजीशन अल्फाबेट की होती है, की ग्राम में पोजीशन पे होता है। वैसे ही 15/O दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए O का नंबर होता है 15, लेकिन यहाँ पर K ऊपर था, यहाँ पे O नीचे है। इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर S/19, S जो है 19वें स्थान पर, ठीक है ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर इसको उल्टा किया, वो 19 को नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। ऐसे 23/W है, तो वहाँ पर देखिए W 23वें स्थान पर, A/1 है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर K ऊपर किया, फिर अक्षर को यहाँ पे नीचे, इस अक्षर को ऊपर, अक्षर को नीचे, अक्षर को ऊपर। यानी कि यहाँ पे लास्ट में ये जो मिसिंग नंबर है, यहाँ से ये पता चल गया। देखिए ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर तो नीचे, यानी नीचे क्या आएगा? अक्षर आएगा, अक्षर आएगा। इतना तो पता चल गया, और ऊपर संख्या आएगी। अब कौन सा अक्षर आएगा, कौन सी संख्या आएगी, कैसे पता करेंगे, उसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर देखिए नंबर से हम संख्या से ढूंढ लेंगे, अक्षर को भूल जाइए। के 11वें स्थान पर, ये 15वां था, यानी 11 से 15 हुआ है, +4 हुआ है। 15 से 19 हुआ है, +4 हुआ है। 19 से 23 हुआ, +4 हुआ। 23 से 1 हुआ है, +4 हुआ, क्योंकि 23 में 3 जोड़ेंगे 26, फिर +1 पे चले जाएंगे, एक और जोड़ देंगे तो 26 से आगे तो संख्या इसमें अल्फ़ाबेट में कुछ होता नहीं है। अब उसके बाद फिर इसमें भी हम +4 करेंगे तो 5वें स्थान पर आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अक्षर ऊपर था तो इसमें संख्या ऊपर होगी, यानी 5 ऊपर हो जाएगा। 5 ऊपर वाले बहुत सारे हैं, लेकिन 5वें स्थान पर ई होता है, नीचे ई लिख देंगे। बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुछ करना नहीं था, हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या आएगी, सेम पोजीशन पे देखेंगे कौन सी संख्या है, सेम पोजीशन पे। अब इस 6 को कैसे हम बनाएंगे? 6 को बनाने के लिए इस जो है कार्टून के हाथ और टांग का सहारा लेंगे, यानी दिमाग को लाने के लिए हाथ और पैर का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हाथ में देखें तो 12 और 30 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, और टांगों को ध्यान दें, पैरों को, तो 4 और 3 लिखा हुआ है।
तो कैसे लाएंगे? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 42 होगा। अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो आप कहेंगे 7 होगा। हमें लाना है कितना? 6, भाग दे दीजिए तो 7 छक्का 42। ये तो बहुत ईजिली हो गया, मैं तो समझा कि हो ही नहीं पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब इन दोनों को भी जोड़ देते हैं दूसरे फिगर में, 19 + 16, और यहाँ पर भी जोड़ देते हैं 2 + 3। 19 + 16 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 9 6 15, 1 1 2 35 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। भाग दे दीजिए तो 5 7 35, 7 आ गया। चलिए कुछ आप लोगों के लिए भी कमेंट कीजिएगा। सेम यही प्रोसेस, यही ट्रिक, यही लॉजिक अप्लाई करनी है इस वाले पे, और इसका आंसर आप लोगों को क्या कर देना है? कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिशा दूरी। दाहिनी साइड पूरब, बाई साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। बस आपका काम बन गया इतने ही में। क्या कह रहा है कि सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। किधर चल रहा है? पूरब की ओर। पूरब किधर? इधर है। तो सुंदर मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और पूरब की तरफ गया है 4 किलोमीटर। आगे कह रहा है फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। आप पूरब की तरफ जब भी जाएंगे तो दोस्तों आपका दायां मुड़ने के लिए कहेगा तो नीचे मुड़ेंगे, और बाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो ऊपर मुड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगी। पश्चिम दिशा में जाएंगे तो दाएं मुड़ेंगे, किधर मुड़ेंगे? बाएं मुड़ेंगे, किधर मुड़ेंगे? उत्तर दिशा में जाएंगे, दाएं मुड़ेंगे, किधर मुड़ेंगे? बाएं मुड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, दिमाग में दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या दिमाग में ये पूरब की तरफ जा रहा है तो दाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा। फटाफट आप सेकंडों में कर लेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख करके नहीं दोस्तों, खुद से घर पे बैठ करके 2-4 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, पेन और पेपर ले करके। अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि किधर मुड़ा है? दाएं ओर मुड़ा है और 3 किलोमीटर चला। कह रहा फिर वो दाएं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। क्या कह रहा है? फिर दाएं ओर, ये दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा में हमेशा आपका उल्टा होता है। वो दाएं मुड़ने के लिए कहेगा आप बाएं मुड़ेंगे, अब वो बाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो आप दाएं मुड़ेंगे। तो वो किधर मुड़ने के लिए? दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप अपने बाएं मुड़ जाएंगे इधर। कह रहा है कि वो दाएं मुड़ता है और वो क्या है? चलता ही जाता है, यानी अब चल रहा है। आगे क्या कह रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये कौन सी दिशा है? देखिए इधर दिशा कौन सी है? पश्चिम में। बस हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में मैं क्या कहता हूँ? कड़ियाँ जोड़िए, कड़ियाँ जोड़ेंगे, उसके बाद किसी कैरेक्टर में घुसिए। नहीं घुसेंगे तब भी काम आपका बन जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको खर्चा करना रहेगा। क्या कह रहा है कि हरि जो है राम का ससुर और कंचन का पति है। हरि को क्या कह रहा है? हरि 2 चीज़ें इससे जोड़ रहा है। हरि कह रहा है कि जो राम है इसका क्या है? ससुर है, और साथ साथ देखिए कड़िया कैसे जोड़ते हैं? ऐसे जोड़ते हैं। कंचन का क्या है? पति है। आगे कह रहा है कंचन जो है अपनी एकलौती पुत्री सुमन की माँ है। यानी कंचन किसकी माँ है? सुमन की माँ है। सुमन जो है इकलौती पुत्री है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अपने दिमाग में नोट कर लेना बेहतर होगा। कंचन की इकलौती पुत्री है सुमन। ये नहीं कि कई और पुत्रियां हैं, नहीं, एक ही बस पुत्रिया है। वो पुत्र होंगे वो अलग बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पे दिया हुआ एक ही पुत्री है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हरि कंचन का पति है तो हरि जो है सुमन का बाप होगा। हरि जब राम का ससुर है तो हर हाल में राम क्या होगा? सुमन का पति होगा कि नहीं होगा? सुमन का पति होगा कि नहीं? यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हरि कह रहा है कि ससुर है राम का, हरि क्या कह रहा है? और कंचन का पति, और कंचन जो है सुमन की माँ है, और सुमन इकलौती पुत्री है। इसीलिए हर कंडीशन में राम इसका पति होगा। अगर इकलौती पुत्री सुमन न होती तो उस कंडीशन में राम जो है इस सुमन का पति होने का चांस फिर 50-50 या 25 उस तरीके से बन जाता है। यानी अगर इसकी कंचन की 2 मतलब पुत्रियाँ होती तो उस कंडीशन में हो सकता है उसका पति हो सकता है, इसका पति। वो वहाँ पे कन्फ्यूजन वाली दिक्कत होती है। लेकिन जब कन्फर्म कर दिया कि कंचन की एक ही पुत्री है तो हर हाल में राम इसका पति होगा, तभी तो राम का ससुर हरि है। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए बस ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा रही है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि सरिता सुमन की पुत्री है। क्या कह रहा है? सुमन की भी पुत्री है। कौन है? सरिता। कह रहा है कि यदि सरिता सुमन की पुत्री है तो क्या कह रहा है? तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है? पहले ही मैंने कह दिया कि जब राम इसका क्या हो गया? यहाँ पर पति हो गया। राम क्या हो गया? इसका पति हो गया। चलिए राम क्या हो गया? पति हो गया। तो दोस्तों राम सरिता का क्या होगा? सुमन की पुत्री राम की पुत्री, सुमन की पुत्री राम की पुत्री, तो सरिता राम की पुत्री हो जाएगी। राम की जब पुत्री होगी तो राम इसका पिता भी होगा, तो पिता पुत्री का वाला संबंध होगा। देखिए भतीजी और मामा, पुत्री और पिता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि गणितीय संक्रियाएं माइनस प्लस गुणा भाग को क्रम से GPUS द्वारा निरूपित किया जाता है तो 48S8 P7U 2G21 का मान बताएं। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखिए 48 जो है ना, 48 को मैं संख्या को उतार लूँगा। एस है,
एस को क्या दर्शा रहा है, जैसे क्रमशः कह रहा है माइनस प्लस गुणा भाग को जी पी यू एस से दर्शा रहा है। एस लास्ट वाला है तो भाग लास्ट वाला है, भाग दे दीजिए। उसके बाद 8 है, 8 लिखेंगे। उसके बाद देखिए पी है, पी चौथे नंबर पर है, देखिए तो दूसरे नंबर पर प्लस है। उसके बाद 7 यू है, यू तीसरे नंबर पर गुणा है। उसके बाद क्या है 2 है। उसके बाद जी आ गया, जी पहले नंबर पे माइनस है 21। बोर्ड मासरूल लगा दीजिए। बोर्ड मासरूल पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, मेरी पॉपुलर वीडियो जा करके देखिए, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ उसमें सिखाई गई है, जा करके वॉच कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट है नहीं तो चिन्हों में सबसे पहले भाग को यहाँ पर भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा 6 बार। उसके बाद कहता है गुणा कीजिए, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए। उसके बाद क्या कहता है जोड़िए, तो 14 6 कितना हो जाएगा 20। उसके बाद कह रहा है घटाइए, तो घटाएंगे तो 20 में से -21 घटाएंगे तो -1 आएगा। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आप जानते हैं जितने नाम रहते हैं उतने सर्किल का यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नाम देखिए, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज दिया हुआ, 3 नाम है, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, तो 3 सर्किल ऐसे ले लीजिए। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज में रिलेशन क्या होता है? क्या इनके क्षेत्रफल एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। क्या इनके परिमाप एक जैसे? बिल्कुल नहीं होते। क्या इनकी भुजाएं एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं होती। कोई इनमें संबंध नहीं, क्योंकि वृत्त एक चाप द्वारा बनता है, त्रिभुज 3 भुजाओं द्वारा बनता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं द्वारा बनता है। इनमें जब परस्पर कोई रिलेशन ही नहीं है तो इसमें कोई संबंध ही नहीं बनेगा। यानी कि ये फिगर जो बनेगा इनका इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी तीनों के तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ढंग सीखिए, यहाँ पर दिमाग लगाइए। कह रहे स्नातकोत्तर अध्यापकों PGTS, PQRS और T तथा प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों TGTS ABCDE में से 6 सदस्यों के सह समूह का गठन किया जाना है। कह रहा है कि PQRST, थोड़ा सा साफ कर दूं वरना बाद में, PQR आपका क्या है, R है, S है, T है। यहाँ पे ये PGT के छात्र हैं। PQRST कितने हैं, 2 2 4 5 हैं। उसके बाद कह रहा है TGT के छात्र ABCDE, इनमें से यानी 5 5 इस 10 में से 10 छात्रों में से कह रहा है कि 6 सदस्यों का एक समूह बनाना है। कितने सदस्यों का, 6 सदस्यों में का। कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त, उस हिसाब से बनाना है ना। आप सोचेंगे कि कोई को भी 3 उसमें से ले लो, 3 इसमें से ले लो, 2 उसमें से ले लो, 4 इसमें से, आप किसी तरीके से बना दे। लेकिन जिस कंडीशन से ये कहेगा क्वेश्चन में बनाने के लिए, उस कंडीशन के हिसाब से आपको बनाना है। बहुत आसान है दोस्तों, ये मत सोचिएगा इतना लिखा है तो मुश्किल होगा, नहीं। आगे कह रहा है समूह के गठन हेतु सदस्यों के लिए कुछ शर्तें हैं। देखिए वही बात कह दिया। कह रहा बी जो है केवल सी के साथ ही समूह में शामिल होगा, यानी बी के साथ सी हर हाल में रहेगा। यानी कि अगर हम इसमें से लेते हैं, ये TGT वाले छात्रों में से, तो इसमें से हर हाल में बी और सी को तो हमें लेना ही लेना है हर कंडीशन में, क्योंकि बी के साथ सी रहेगा ही रहेगा। आगे कह रहा है ए जो है ई और क्यू के साथ शामिल नहीं होगा। ए हमें या तो ए को लेना पड़ेगा या ई और क्यू को लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है या तो इस समूह में से ए को लीजिए या अगर ई को लीजिए। ए या ई में से किसी एक को लेंगे, ए को लेंगे तो ई को नहीं लेंगे, ई को लेंगे तो ए को नहीं लेंगे। और यहाँ पर अगर ए को ले लिए तो क्यू को हम नहीं लेंगे। तो सारी ऑप्शंस इसको अभी हम सेकेंडों में सोल्व करेंगे दोस्तों। आगे कह रहा है डी को डी और आर के साथ नहीं, कह रहा है डी आर के साथ शामिल नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह संभव है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें ये चेक करना है बी और सी किसमें किसमें है। देखिए बी और सी को साथ लेना था, बी और सी को साथ लेना था, बी और सी को, तो ये होगा ही नहीं। तब हर हाल में साथ लेना है तो चलिए ठीक है, अगर नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, हो सकता है कि बी वाला ही सही हो जाए। अच्छा चलिए, ये एक कंडीशन होगी। आगे कह रहा है कि ए जो है ई और या क्यू के साथ शामिल नहीं होगा, यानी कि जिसमें क्यू है उसमें ए नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें क्यू है, ए नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है लेकिन बी और सी नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा किनारे हटाइए। बाकी इसमें देखिए तो क्यू ए यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर क्यू भी नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। आगे क्यू है, चलिए ठीक है, और ई और क्यू के साथ ई भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे डी आर के साथ नहीं है, डी आर के साथ, यहाँ पे डी है आर है, गलत, एक साथ नहीं होने चाहिए। डी है आर है, एक साथ नहीं होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर है आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी चेक करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा माथा, हालांकि हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे BC को मैंने लिया, फिर मैं उस हिसाब से ले लेता। जैसे मान लीजिए मैं QE को ले लेता, ए को नहीं लेता, ठीक है, QE को ले लेता, ए को नहीं लेता, तो इस तरीके से मैं सेट कर सकता था। लेकिन सबसे माथा 25 से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन से चेक कर लीजिए। ये कंडीशन बस देख लीजिए किस पे सही बैठ रही है,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कथन है, कह रहा है सभी बंदर, इसमें कथन होता है, नए बच्चे थोड़ा समझ लें, कथन होता है, कथन से हम डायग्राम बनाएंगे, फिर निष्कर्ष से मिलाएंगे कि कौन सा निष्कर्ष इस डायग्राम के हिसाब से सही है, बस इतना ही करना है। तो कथन में क्या करें कि सभी बंदर लंगूर हैं, तो हम क्या करेंगे जितने भी बंदर हैं ब से बंदर, इनको हम लंगूर के अंदर ऐसे डाल देंगे, किसके अंदर, लंगूर के अंदर, ठीक है। आगे कह रहे हैं सभी गोरिल्ला भी लंगूर हैं, तो ये चूंकि लंगूर वाला मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, इसमें हम गोरिल्ला को भी डाल देंगे, गौ से गोरिल्ला, यानी सभी बंदर भी लंगूर हैं, सभी गोरिल्ला भी लंगूर है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझिए, अगर कहेगा कि सभी बंदर गोरिल्ला हैं या कुछ बंदर गोरिल्ला हैं या कुछ गोरिल्ला बंदर है, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में कोई मिलान नहीं है, इन दोनों में कोई मिलान, भले ये लंगूर के अंदर आ रहे हैं लेकिन ये बंदर और गोरिल्ला में कोई संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें कोई मिलन, देखिए डायग्राम से भी कुछ में नहीं मिल रहा है। और एक चीज़, अगर कहे सभी गोरिल्ला लंगूर है तो सही, को सभी बंदर लंगूर है तो भी सही, क्योंकि ये आपका अंदर वाला सभी का सभी बाहर वाला हो जाएगा। हाँ एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कहे सभी लंगूर बंदर है तो गलत हो जाएगा, अगर कहे सभी लंगूर गोरिल्ला है तो भी गलत हो जाएगा, बाहर वाला सभी अंदर वाला नहीं होगा। हाँ कहे अगर कुछ लंगूर बंदर है या कुछ लंगूर गोरिल्ला है, कुछ कहे तो सही होगा। तो बस इसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन का आंसर लाना है, बस कुछ और नहीं करना है इसमें। चलिए चलते हैं इस पर। कह रहा कुछ बंदर गोरिल्ला है, अब देखिए कुछ बंदर गोरिल्ला कह रहा है, इन दोनों में मिलन कह रहा है, हो ही नहीं सकता, गलत। कह रहा कुछ लंगूर गोरिल्ला है, कुछ लंगूर गोरिल्ला, यानी बाहर वाला कुछ अंदर वाला, बिल्कुल सही, केवल इसका दो अनुसरण करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे सेकंड लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का कह रहा है विभिन्न खाद्य पदार्थों के 6 डिब्बे डाइनिंग टेबल पर एक पंक्ति में रखे गए हैं। क्या कह रहा है, 6 डब्बे इस तरीके से डाइनिंग टेबल पर रखे गए हैं, 2 2 4 2 6। आगे क्या कह रहा है, टाफियों का डब्बा किसी एक सिरे पर है, मान लेते हैं सपोज कीजिए इस सिरे पर टाफियों के डब्बे को टी से दर्शा देते हैं, ठीक है। इस सिरे पर भी हो सकता है, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, लेके चल सकते हैं, लेकिन इसमें दायां बायां या दिशा वगैरह नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेट करेंगे, दो कंडीशन बनाएंगे, ठीक है, ताकि दोबारा हमें काम ना करना पड़े। हमेशा एग्जाम में क्या करेंगे, दो, जब भी इस तरीके की कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो तो दोनों तरफ रख देंगे, इस तरीके से मैंने देखिए एक ये बना वो एक ऊपर। आगे करें टॉफियों के डब्बे और चॉकलेट वाले डब्बे के बीच में 3 डब्बे हैं, टॉफी वाले डब्बे और चॉकलेट के बीच में 3, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर चॉकलेट वाला सी से दर्शा देंगे। अब इसमें अगर देखें 1 2 3, यानी चॉकलेट वाला यहाँ पे दर्शा देंगे। आगे कह रहा है आइसक्रीम के डब्बे को टॉफी वाले डब्बे या फ्रूट जैम वाले डब्बे के साथ नहीं रख सकते। आइसक्रीम वाले डब्बे को टॉफी वाले डब्बे, यानी आइसक्रीम का तो यहाँ पे आना नामुमकिन है, आइसक्रीम वाला यहाँ पे आना नामुमकिन है, क्योंकि टॉफी वाले डब्बे के साथ इसको हम नहीं रख सकते। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं क्योंकि ये क्लियर बात नहीं हो रही है। आगे कह रहा है कुकीज़ और पैनकेक के डब्बे को आइसक्रीम के डब्बे के साथ रखा गया है। क्या कह रहा है, कुकीज़ और पैनकेक के डब्बे को, यानी कि कुकीज़ और पैनकेक के डब्बे के बीच में हर हाल में आइसक्रीम वाला डब्बा रखेंगे तो 3 को एक साथ रख सकते हैं इसी जगह पे, बाकी यहाँ पे तो हम रख नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों को एक साथ रखना है। किसको, कुकीज़ पैनकेक और आइसक्रीम को, तभी तो आइसक्रीम वाला डब्बा कुकीज़ और पैनकेक के साथ आएगा। तो यहाँ पर कैसे हम किसी को रख सकते, नहीं रख सकते, हो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आइसक्रीम वाले डब्बे को कुकीज़ और पैनकेक वाले डब्बे के बीच में रखेंगे, तभी आइसक्रीम का डब्बा कुकीज़ और पैनकेक के बीच में आएगा, यानी दोनों के साथ आएगा। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर सकते हैं, पैनकेक और कुकीज़ को रख सकते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पैनकेक यहाँ पर हो, कुकीज़ यहाँ पर हो, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा उस हिसाब से देख लेंगे। आगे क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा डब्बा किसी एक सिरे पर रखा गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, एक जगह खाली है और डब्बा कौन सा बचा हुआ है, फ्रूट जैम वाला। देखिए यहाँ पर जो हमने लाइन छोड़ी थी, कह रहा है आइसक्रीम के डब्बे को टॉफी वाले डब्बे या फ्रूट जैम वाले डब्बे के साथ नहीं रख सकते, यानी आइसक्रीम वाले डब्बे को हम ना टॉफी वाले डब्बे के साथ रख सकते हैं ना फ्रूट जैम, यानी फ्रूट जैम वाला यहाँ पर डब्बा आ जाएगा लास्ट में। अब एक सिरे पर तो टॉफी वाला डब्बा है, दूसरे सिरे पर फ्रूट जैम वाला। यहाँ पर अगर हम फ्रूट जैम को रखते तो वही, तो क्वेश्चन कुछ अलग पूछ दिया है, तो ये दाएं बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ा इधर उधर रखने से, हर कंडीशन में आपका आंसर एक ही आएगा, क्योंकि पूछ रहे में से कौन सा डब्बा एक सिरे पर रखा गया, तो टॉफी वाला रखा गया या फ्रूट जैम वाला। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है, चॉकलेट पैनकेक कुकीज फ्रूट जैम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का कथन का उत्तर दें। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए इस पे, यही आपकी सीरीज है। इसमें कह रहा है ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या आती है। अक्षरों की बात कर रहा है तो पहले जिसकी बात करें तुरंत उसको घेरिए, अक्षर 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 अक्षर, जिसकी बात करें तुरंत। कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले संख्या। ठीक पहले संख्या यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक पहले संख्या नहीं, ठीक पहले संख्या नहीं, ठीक पहले संख्या बिल्कुल हाँ, ठीक बाद अक्षर बिल्कुल हाँ, एक मिल गया युग वाला। उसके बाद यहाँ पर ठीक पहले अक्षर है,
ठीक पहले संख्या ठीक भाग अक्षर, वाई वाला मिल गया यानी 2। उसके बाद देखिए जी से पहले अक्षर नहीं प्रतीक है, एफ से पहले अक्षर जो है संख्या ठीक पहले संख्या ठीक है, ई से पहले संख्या बाद में अक्षर बिल्कुल सही, ई वाला 3 यानी 3 ऐसे मिले हैं जो कि जिनके पहले 3 ऐसे अक्षर मिले जिनके पहले संख्या बाद में क्या है प्रतीक है। बस यही करना रहता है इसमें और कुछ। जिसके बारे में तुरंत उसको घेरिए, उसके दाएं बाएं चेक कर लीजिए क्या वो प्रश्न को के अनुसार है कि नहीं है तो उसको ले लीजिए, काउंट कर लीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार दिया। 4:15 का मतलब क्या हुआ 4:15। अब अगर 24 घंटे वाली घड़ी है तो 4:15 जो होगा वो क्या दिखाएगा आपको। इतना आसान क्वेश्चन है कि अब उसके आगे बात है और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है, बस इसको ध्यान दीजिए। त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, ये एक सिंपल सी ट्रिक है सेकेंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर इस तरीके का हो, ठीक है, इस तरीके का फिगर हो या ऐसे भी दे दिया जाए, जैसे ऐसे दे दिया जाए, तो इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 जितने खाना है, और जो मैक्सिमम नंबर है उसका दूना कर दीजिए, 4 दूना के 8। ये आप इसमें त्रिभुज की संख्या 8 हो जाएगी। इसी तरीके से ये इसमें भी नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग। मैक्सिमम 8 है तो इसका 8 दूना 16 हो जाएगा। तो क्या आपका 16 आंसर होगा? नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें इसने ये 2 लाइन ड्रा कर दिए। इस 2 लाइन ड्रा करने की वजह से 1 2 3 4 त्रिभुज छोटे छोटे बढ़ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 16 में आप 4 को जोड़ेंगे, 20, ये आपका आंसर होगा। उस सारी चीज़ें थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए, क्या गलतियाँ किया, क्या कुछ किया है, तो उस हिसाब से आंसर देना। ये नहीं कि इसमें 16 है बस आप कहेंगे कि 16 तो दिख रहा है, इसे पे टिक लगा दीजिए, और ये आपको दिखा नहीं कि यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रा कर दिया, जिसकी वजह से 4 त्रिभुज बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त चित्र के जल में बनने वाले प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब भी अगर क्षैतिज रखा है तो सेम जल प्रतिबिंब का ही काम करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जल है, जल में प्रतिबिंब कैसे बनता है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए अक्षर है ना, तो ये क्या होगा, ऊपर से नीचे से पलट जाएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आकृति है, जैसे मैं सपोज कीजिए त्रिभुज है, तो ये क्या होगा, ऐसे ऊपर से नीचे पलट जाएगा। बस यही है जल प्रतिबिंब, सिंपल सा रूल होता है, ऐसे ही काम करता है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जल रखा गया, ये क्या होगा, ऊपर से नीचे ऐसे घूम जाएगा, ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे बनेगा तो क्या होगा, ये वाला नीचे आएगा, ये ब्लैक वाला नीचे आएगा, वो तो सारी अपनी जगह पे हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सही है, ये 100% सही है ए वाला। और ए वाला किस ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन बी में दिया हुआ। इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ए वाला दिख गया, बस आंसर शीट में ए वाले पे टिक्का लगा देंगे, ऐसी गलती मत कीजिएगा। नीचे भी थोड़ा सा नजर दौड़ा लीजिएगा, तो ऑप्शन इस हिसाब से दिया हुआ है। अब आप ए पे टिक लगाते और आंसर होता बी वाला, तो वैसे ही एग्जामिनर गलत कर देता, आते हुए भी गलत हो जाता। तो हर चीज़ पे ध्यान देना। तो बच्चों जब एग्जाम में बढ़ जाए तो दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके फोकस करके ही देखना है, ठीक है। घबराना नहीं है, टाइम तो जाएगी ही जाएगी, हर हाल में लगेगा ही टाइम, उससे घबराना नहीं। घबराहट में क्या होता है ना कि टाइम ज़्यादा चली जाएगी और क्वेश्चन का आंसर कम होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार टिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।